जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के इस बेहतरीन वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लोकगीत। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने सोचा था कि इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे। ऑफलाइन क्लास में कई बार पढ़ाया है, पर सोचा था इस पे वीडियो ना बनाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक पे वीडियो में नहीं बनाया जा सकते। तो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, सोचा था नहीं बनाएंगे। पर ऑफलाइन क्लास में जब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो कई सारे बच्चों के इससे सवाल छूट जा रहे थे। तो उनका कहना था सर इस पे कोई एक वीडियो बना दीजिए आप, जिससे कुछ ट्रिक वगैरह बता दीजिए जिससे आसानी से चीजें याद हो जाए हमको। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इतने सारे डिमांड है तो आप लोगों का भी ऐसे फायदा हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा तो आप लोगों को भी इससे बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो ट्रिक वाली रहने वाली है। ठीक है, ट्रिक से देखेंगे सारी चीजें। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत देखना है। तो सबसे पहला, ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत होते हैं। तो उन सबको देखने से पहले हम इतना समझ लें कि ब्रज क्षेत्र किससे संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रज क्षेत्र किससे संबंधित है, तो श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से संबंधित। जैसे ही ब्रज का नाम आता है, किसका नाम दिमाग में कौन आता है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण से समझ, ध्यान से रखना कि श्री कृष्ण क्या करते थे? अपनी गोरियों के साथ, लंगुरिया से याद रखना, गोरियां। श्री कृष्ण क्या हो जाएगा? लंगुरिया से याद रखना, गोरियां। लंगुरिया से क्या याद रहेगा? गोरियां। मतलब जो उनकी गोपियां वगैरह थी उनको गोरियां कह सकते हैं ना। तो अपनी गोरियों के साथ में क्या खेलते थे? होली खेलते थे। होली मतलब होली। और होली किस महीने में होता है? तो हिंदी महीने में फागुन महीना कहते हैं उसे, फाग महीने में। तो होली किस महीने में होती है? फाग महीने में, मतलब फागुन महीने में। ठीक है, और झूला झूलते थे। श्री कृष्ण जी अपनी गोरियों के साथ क्या करते थे? झूला झूलते थे और रास रचाते थे। ये सारी चीजें याद रहेंगी। श्री कृष्ण जी अपनी गोरियों के साथ में होली खेलते थे, फागुन के महीने में झूला झूलते थे और रास रचाते थे। देखो कितनी सारी चीजें आसानी से याद हो गई। ब्रज क्षेत्र से संबंधित है श्री कृष्ण अपनी गोरियों के साथ में, लंगुरियों के साथ में क्या करते थे? होली खेलते थे। होली खेलते थे। होली किस महीने में होती है? फागुन के महीने में। फागुन के महीने में झूला भी झूलते थे और साथ ही साथ रास भी रचाते थे। याद हो गया कितनी आसानी तरीके से। चलो आगे देख लेते हैं। अब आता है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में एक ही आदमी आता होगा, वो आल्हा उदल वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उससे याद रखेंगे। तो कहते हैं ना, ज्यादा आल्हा पवारा मत करो। आल्हा उदल से याद रखेंगे आल्हा, और पवारा से याद रखेंगे पवारा। आल्हा पवारा ज्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड में क्या होता है? आल्हा और पवारा। तो आल्हा और पवारा इससे याद हो जाएगा। साथ ही बुंदेलखंड के एक बहुत ही फेमस कवि है जिनका नाम था इसुरी। तो उनके बहुत सारे जो छंद हैं उनको इसुरी के फाग कहा गया है। क्या कहा गया है? इसुरी के फाग। तो इसुरी के फाग भी आप ध्यान रखेंगे, बुंदेलखंड से संबंधित है। दूसरी बात, हरदौल बच गया। हरदौल के लिए क्या ट्रिक बनाई जाए? तो इसे यहाँ पे है बुंदेल बुंदेल, इसको ऐसे याद करो, हरदैल 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 बुंदेल हरदैल बुंदेल। कुछ ऐसे ट्रिक बना करके याद रखना। बोलने में एक जैसा लग रहे हैं, बुंदेल हरदैल बुंदेल हरदैल, याद हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही टाइम लगेगा और सारे याद हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए पश्चिम, तो पश्चिम के साथ में किसका नाम आता है? पूरब का नाम आता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब के साथ में पश्चिम आता है, यानी पश्चिम के साथ में क्या आता है? पूरब। और पूरब से याद रखेंगे पूरन। पूरब से याद रखेंगे, पूरब से याद रखेंगे पूरन, और पूरन से हो जाएगा पूरन भगत। तो पूरा नाम याद हो जाएगा, पूरन भगत। जैसे पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, उससे बात आए तो आप समझना पश्चिम है तो पूरब आएगा। पूरब आएगा तो पूरब से मिलता जुलता पूरन भगत। पूरब से मिलता जुलता पूरन भगत हो जाएगा। दूसरी बात, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये कृषि से बहुत संपन्न क्षेत्र है। कृषि यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नहरों का जाल बहुत अच्छा है ना। नहरों का यहाँ पे बहुत बढ़िया जाल है, मतलब यहाँ पे नहरें बहुत ज्यादा हैं। तो पूछा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरों का जाल कहाँ है, तो आप बता सकते हैं आराम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और वहां पे कृषि भी इस वजह से बहुत अच्छी होती है। तो जहां पे कृषि बहुत अच्छे से होगी, किसानों की उपज अच्छी होगी, तो वो लोग सब खुश रहेंगे। और खुशी में क्या गाएंगे? रागनी गाएंगे। क्या गाएंगे? रागनी गाएंगे, ढोल बजाएंगे, क्योंकि उनकी फसल अच्छी हो रही है। भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बारिश ना हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश भी हो जाती है और नहरों का जाल भी अच्छा खासा है। इस वजह से क्या होता है? वहां के किसानों का क्या होता है? फसल, उनकी उपज अच्छी होती है, तो किसानों का फायदा हो जाता है। इस खुशी में किसान क्या करते हैं? रागनी गाते हैं, ढोल बजाते हैं। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? पूर्वांचल। पूर्वांचल से याद रखना चल। पूर्वांचल में एक ही शब्द आपको पकड़ना है, चल। चल से ध्यान रखना, एक व्यक्ति था, एक महिला थी, है ना। महिला मतलब क्या कह सकते हैं? दुल्हनिया कर लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं? दुल्हनिया। एक नई नवेली दुल्हनिया थी और उसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। तो उसके पति को क्या कहेंगे? सोहर कहेंगे। तो एक दुल्हनिया थी जिसका सोहर था। अब सोहर कहाँ चला गया? चल से ध्यान रखना, चला गया। चल से कहाँ ध्यान रखना? चला गया, बाहर चला गया कुछ कमाने वाने के लिए। तो वो विरह में थी। वो जो दुल्हनिया थी वो क्या थी? वो विरह में थी। विरह मतलब
व्याकुल थी उसके वियोग में, है ना, तो उसे विरह कहते हैं। तो विरह में वो झूम रही थी, मतलब पागलों की तरह, है ना, विरह में झूम रही थी। ऐसा ट्रिक है, ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना है। तो एक दुल्हनिया थी जो अपने सोहर के विरह में झूम रही थी, क्योंकि उसका सोहर क्या था, वो चला गया था कमाने के लिए बाहर। ऐसा याद हो जाएगा। तो एक दुल्हनिया थी, उसका सोहर चला गया था, तो विरह में वो झूम रही थी पागलों की तरह। ध्यान रखना, सोहर ना सिर्फ पूर्वांचल में होता है बल्कि अवध में भी होता है। अगले वाले में दिखेंगे, देखो यहाँ पे अवध आया, अवध में भी सोहर है। देखो अवध में भी सोहर है। तो अवध में कैसे याद रखेंगे, कोई युद्ध है, मान लेते हैं कोई युद्ध हुआ, क्या हुआ, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कोई अगर हार गया, हर से याद रखेंगे, हार गया, हर से क्या रखेंगे, हार गया, हार गया, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, वध कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अवध में वध कर दिया जाएगा। अगर कोई किसी युद्ध में हार जाता है, सोहर से हार जाता है, तो उसका युद्ध में वध कर दिया जाएगा। अब वध कर दिया जाएगा तो अभी सोहर जिसका था, उसकी दुल्हनिया क्या करेगी, नौटंकी करेगी, नौटंकी करेगी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। तो नटका करेगी, नौटंकी करेगी, इसको नकटा भी कहते हैं, ध्यान रखना। नकटा कहें या नटका कहें, एक ही बात है। तो नटका करेगी, नौटंकी करेगी, तो फिर क्या करेगा, जो जीतने वाला आदमी होगा वो क्या कहेगा, हमारे क्षेत्र में, अब जो जीत गया है, जो इसको हरा करके युद्ध में जीत गया है, वो क्या कहेगा, हमारे क्षेत्र में न नौटंकी होगी, न नकटा होगा, न कव्वाली होगी। नटका, नौटंकी, कव्वाली सब बंद। अब जो भी होगा वो क्या होगा, संस्कार गीत होंगे, योगी आदित्यनाथ की तरह होगा। तो सारे की सारी घटनाएं संस्कारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अवध में क्या होगा, संस्कार गीत होंगे। ऐसे याद रखना है कि सोहर का युद्ध में क्या हो गया, वध हो गया। क्या हो गया, अवध में वध हो गया। तो उसकी दुल्हनिया जो थी वो नकटा करने लगी, नकटा यानी नटका जिसे कहते हैं, नौटंकी करने लगी। तो फिर जीतने वाले ने कहा कि हमारे क्षेत्र में नटका, कव्वाली ये सब बंद हो जाएगा, होगा तो सिर्फ संस्कार गीत होंगे। कहां पे, अवध में, नहीं तो तुम्हारा भी वध कर दिया जाएगा अगर तुमने नौटंकी की। ठीक है, ऐसे याद रखना। चलो अगला देख लेते हैं, रुहेलखंड। रुहेलखंड को ऐसे एक ट्रिक बनाते हैं, एक मान लिया एक व्यक्ति था और वो थोड़ा ऊंचा सुनता था, तो कोई नया आदमी आया और उससे बात करने की कोशिश की, तो आसपास के पड़ोस के लोगों ने बताया कि यार ये थोड़ा ऊंचा सुनता है, थोड़ा तेज बोलो। तो बहर बोल था, बहर बोल मतलब जो बहरा होता है, जैसे कहते हैं बहरा होता है, तो बहर बोल देते हैं। तो बहरा था, तो ऊंचा बोलो, ऊंचा बोल, बहरा है तो ऊंचा बोल, बहरा है तो ऊंचा बोल। और ऊंचा मतलब थोड़ा और लाउड, लाउड बोल, लाउड बोल, लाउड मतलब लावड़ी से क्या कहेंगे, लाउड से याद रखेंगे। लाउड मतलब थोड़ा तेज बोलो, लाउड से मतलब थोड़ा तेज बोलो, लाउड से हो जाएगा लावड़ी, थोड़ा लाउड बोलो, क्योंकि वो बहर बोल है। अब वो इतना तेज चिल्लाया, इतना तेज चिल्लाया, फिर भी उसको समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो बहरा है, उसको सुनाई नहीं दिया। इतना तेज चिल्लाते चिल्लाते उसकी रूह कांप गई, लेकिन बहर बोल को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। वो कैसा है, वो तो बहरा है, बहर बोल है। तो इतना लाउड बोला कि उसकी रूह कांप गई, लेकिन बहर बोल को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको सुनाई नहीं दिया। इस ट्रिक से याद रखेंगे। चलो अगला देख लेते हैं। से कजरी का पूछ दिया जाता है, कजरी पूछेगा तो मिर्जापुर, कजरी, और इसे मिलता जुलता नाम है कजली, कजली हो जाएगा महोबा। देखो कजरी में रा है, मिर्जापुर में रा है, कजरी में रा, मिर्जापुर में रा, और कजली में रा नहीं है तो मिर्जापुर में, महोबा में, ध्यान रखना महोबा में भी रा नहीं है ना। तो इसको ऐसे याद रखें, कजरी मिर्जापुर, कजरी मिर्जापुर, कजली महोबा, कजली महोबा। चलो एक साथ याद रखोगे तभी दोनों याद रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ अलग से, नई चीजें हैं स्पेशल, जो थोड़ा अलग है, जो क्वेश्चन अगर पेपर टफ बनाएगा, जैसे अभी पेट का बना दिया था, वैसे अगर टफ करेगा तो ऐसे पूछेगा वेदों में लोकगीत का वर्णन कहां पे है, मतलब कौन से वेद में लोकगीत का है। लोकगीत ना कह करके सीधे पूछेगा संगीत का वर्णन किस वेद में दिया गया है। तो ध्यान रखना, संगीत का वर्णन साम वेद में दिया गया है। संगीत का वर्णन किस वेद में दिया गया है, तो साम वेद में है। वही अगर पूछा जाएगा मंदिर में संगीत को किसने चालू किया, मंदिरों में संगीत के गायन की प्रक्रिया को किसने चालू किया, तो वल्लभाचार्य ने चालू किया। मंदिरों में संगीत को किसने चालू किया, वल्लभाचार्य ने। और वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, सूरदास जी। और ये दोनों के दोनों किस भक्ति के थे, तो ये दोनों के दोनों लोग कृष्ण भक्ति के थे, मतलब श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। ध्यान रखना, मंदिरों में संगीत को स्टार्ट किया वल्लभाचार्य ने, इनके शिष्य थे सूरदास जी। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर के समकालीन कौन थे, संगीतकारों में पूछा जाएगा अकबर के समकालीन कौन थे, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो ध्यान रखना उसमें किसकी बात हो रही है, हरिदास की बात हो रही है, क्योंकि अभी तानसेन वैजू और की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखो कि हरिदास की बात हो रही है। अब हरिदास की बात आएगी तो आप ध्यान रखना, हरिदास की जो जयंती है, हरिदास की जयंती कहां मनाई जाती है, कितने लोग जानते हैं, हरिदास की जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। हरिदास जयंती अगर तुमसे पूछा जाए हरिदास जयंती कहां मनाई जाती है, तो हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। ये ध्यान रखना आप लोग, हरिदास जयंती कहां मनाई जाएगी,
वृंदावन में मनाई जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, हरिदास का अगर आपसे पूछा जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ भी तो उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और वहीं पे हरिदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन इनकी जयंती मनाई कहाँ जाती है, ये वृंदावन में मनाई जाती है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा और टफ किया जाए पेपर को, तो पूछा जाएगा ध्रुपद गायन शैली की शुरुआत किसने की। ध्रुपद गायन शैली की शुरुआत भी हरिदास जी ने ही की। संत हरिदास जी ने ही ध्रुपद गायन शैली की शुरुआत की थी। चलो, हरिदास जी के दो शिष्य थे। हरिदास जी के दो शिष्य, एक का नाम था तानसेन और एक का नाम था बैजू बावरा। थे तो कुल मिलाकर के 8 शिष्य, तानसेन, सूरसेन, बैजू बावरा, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आपने सुने होंगे। 8 शिष्य थे कुल, लेकिन 2 मेन आदमी हैं, एक है तानसेन और एक है बैजू बावरा। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तानसेन अकबर के दरबार में थे ही, इन्हीं के थ्रू अकबर को पता लगा था कि हरिदास उनके गुरु हैं। अकबर को जानने की इच्छा हुई कि आपके गुरु से मिलना है। तो तानसेन ने कहा जाओ उनके कुटिया पे मिल लो जाके उनसे, क्योंकि वो आएंगे नहीं, दरबार में नहीं आएंगे, आपको वृंदावन जाना पड़ेगा उनकी कुटिया में, वहीं वो आपको मिल सकते हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। तो अकबर खुद गया था उनसे मिलने के लिए। ध्यान रखेंगे, तानसेन और बैजू बावरा किसके शिष्य थे, तो हरिदास जी के थे। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली की शुरुआत की थी। और हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो वृंदावन में मनाई जाती है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, ख्याल गायन की शुरुआत। अगर पूछा जाए ख्याल गायन की शुरुआत किसने की, तो अमीर खुसरो। अच्छा, बहुत बार मैंने बताया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का विकास किया, अमीर खुसरो ने सितार और तबला इन सब का आविष्कार किया। साथ ही साथ अमीर खुसरो ने ख्याल गायकी का भी शुरुआत किया। अमीर खुसरो ने ख्याल गायकी की शुरुआत भी की। तो तबला, सितार, खड़ी बोली, साथ ही साथ में ख्याल गायकी की शुरुआत भी अमीर खुसरो ने की। जितने लोगों को अगर याद हो कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, बताएंगे जरूर। दूसरी बात, अगर कहा जाए इसी ख्याल गायकी का आधुनिकीकरण किसने किया, आधुनिक ख्याल गायकी का जनक किसे माना जाता है, तो हाजी सुल्तान को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आधुनिक ख्याल गायकी का जनक किसे कहते हैं, तो हाजी सुल्तान हो जाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि शुरुआत किसने की, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। एकदम सिंपल है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है मुझे पता है, पर एक्स्ट्रा जानकारी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो किसी एक वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो थोड़ी देर चाहे स्पीड बढ़ा लो, देख लेना पूरा, याद नहीं करना, बस खाली सुन लो। टप्पा शैली, टप्पा शैली को लखनऊ शैली भी कहते हैं, ध्यान रखना। टप्पा शैली को क्या कहते हैं, लखनऊ शैली। क्या कहते हैं, लखनऊ शैली। टप्पा शैली को और क्या कहते हैं, लखनऊ शैली कहते हैं, ठीक है। तो टप्पा शैली की शुरुआत किसने की, तो मियां शौरी ने। टप्पा शैली की शुरुआत किसने की, मियां शौरी ने, और यह लखनऊ शैली के नाम से भी जाना जाता है। टप्पा शैली की शुरुआत कहाँ हुई है, तो भी आप लखनऊ बता सकते हैं। टप्पा शैली को किस नाम से जानते हैं, तो लखनऊ शैली के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो मियां शौरी ने की थी। पूछा जाए आधुनिक शास्त्रीय गायन का जनक किसे मानते हैं, आधुनिक शास्त्रीय गायन का जनक किसे माना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे फैयाज खां को। किसे ध्यान रखेंगे, फैयाज खां को। आप किसे ध्यान रखेंगे, फैयाज खां को। ये है फैयाज खां, ठीक है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का जनक अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक शास्त्रीय गायन का जनक किसे कहते हैं, तो आप फैयाज खां का नाम लगाएंगे, ठीक है। वहीं पे पूछा जाए आगरा घराने, आगरा घराना की स्थापना किसने की, तो भी सेम यही आदमी हो जाएगा। आगरा घराना की अगर बात पूछी जाए आपसे कि आगरा घराना की स्थापना किसने की, तो वही भाई साहब हैं उस्ताद फैयाज खां। इनको आधुनिक शास्त्रीय गायन का जनक भी कहते हैं, और आगरा घराना की स्थापना भी इन्हीं फैयाज खां ने की थी। इनकी रचना है आफताबे मौसिकी। बहुत कठिन पेपर होगा पीसीएस लेवल का, तब पूछेगा कि बताओ फैयाज खां की पुस्तक का नाम बताओ या उनकी रचना का नाम बताओ, फैयाज मौसिकी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थोड़ा ज्यादा जानकारी हो गई, थोड़ा हल्का सा छोटा कर लेते हैं बोर्ड में आ जाए, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे आगे। चलो, अब बस इतना ही था आज के वीडियो में। मुझे पता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 5 मिनट का वादा किया था मैंने और थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, पर कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो आप पक्का ही कहीं ना कहीं आपके अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग से रख दिया है। अभी मैंने बताया था तुमको हरिदास जी के 2 शिष्यों के बारे में, थे कुल 8 पर 2 के बारे में मैंने बताया, तानसेन और बैजू बावरा, ठीक है। तो आपको बताना है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसका सोल्यूशन आपको हम ये बताते हैं कि आप जाइए और गूगल पे सर्च करिए जाके। आप कहेंगे गूगल पे क्यों सर्च करना है, बता क्यों नहीं देते। देखो, जाओगे चेक करोगे और कुछ जानकारी अलग से भी मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी नहीं है वो, है ना। तो तानसेन का वास्तविक नाम भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और गूगल पे अगर आप जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, पता कर लेंगे कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बता भी देना, क्योंकि वहां से पढ़ोगे और यहाँ लिख दोगे तो चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं।
तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा क्या लगा। और हाँ, अगला अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसा ही ट्रिक से अगर आपको जानना है तो बताना, ठीक है, उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। आपका एग्जाम आने वाला है, तैयारी में लगे रहो, बस इतना ही कहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।